दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूँ तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में जनरली अवॉइड करना चाहिए जहाँ पर 15% से कम आपको रिटर्न मिल रहा है, और क्योंकि रिस्क आप पूरा लेते हो पर रिटर्न कम मिलता है। ठीक है। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, आप इस म्यूचुअल फंड को एक बार कंसीडर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, इसका लॉजिक मैं दूंगा। एनएवी की बात करेंगे, 34 रुपये का चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न देखो केवल 9.57% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। 5 साल में बात करेंगे तो 8.62% का सीएजीआर है। 3 साल में बात करेंगे तो 15% का सीएजीआर है। 1 साल में बात करेंगे तो 23% का सीएजीआर है। मेरे मित्रों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसको कंसीडर आप कर सकते हैं, जबकि मैक्सिमम रिटर्न की तो धज्जियां उड़ा के रखी हुई है। ठीक है, 15 तो छोड़ दो यार, 10 भी रिटर्न नहीं आ रहा है। ठीक है। अब देखो इसको क्यों कंसीडर करना चाहिए, अभी मैं वन बाय वन करके बात करूंगा। एक तो इसका चार्ट आप देख सकते हो, सीधे ऊपर है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टर्स को 10 साल दे चुका है, जो कि अच्छी चीज़ है। नंबर 1 पोजीशन पे इसको रखा गया है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 5/5 रेट किया हुआ है। मोहित शर्मा साहब एंड सुनैना दा चुनहा कुनहा, ये इसके फंड मैनेजर रहेंगे। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो ये दोनों साहब आपके फंड को मैनेज करेंगे। ठीक है, और फंड मैनेजर अच्छा है, क्वालिफिकेशन भी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। रिस्क की बात करेंगे तो रिस्क आपका वेरी हाई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं बात कर रहा था। आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जब मीडियम टर्म की बात कर रहा हूँ तो ये एक टाइप से डेट फंड है। डेट फंड में क्या होगा कि आपका कुछ जहाँ पे पैसा इन्वेस्टेड रहेगा वहाँ पर क्या होगा कि रिस्क कम होगा, और कंपलसरी कंपनी को उस पर इंटरेस्ट मिलता ही मिलता होगा। जब कंपनी को इंटरेस्ट मिलता ही मिलता होगा कि कुछ ऐसे फंड्स होंगे जहाँ पर कंपनी इन्वेस्टेड होगी, जहाँ पर कंपनी को कंपलसरी इनकम होनी ही होनी है, तो उससे क्या होता है ना कि आपका फंड में ना रिस्क बहुत कम मिनिमाइज हो जाता है। 1764 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.86% का एक्सपेंस रेशियो है, 8.71% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। तो इस तरीके के अब देखो बेंचमार्क इन्होंने क्या लिया है, क्रिसिल मीडियम ड्यूरेशन डेट C3 इंडेक्स लिया है। इसके बाद में एग्जिट लोड की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप 2 साल के अंदर अगर इससे निकलने की कोशिश करोगे, कम से कम ये मान के चलो आपको 2 साल तो इस फंड से नहीं निकलना है अगर आप इस फंड में लेकर के आते हो, क्योंकि 1% ऑलरेडी आपसे एग्जिट लोड चार्ज कर लिया जाएगा। अब देखो ऐसे फंड्स में किन किन बंदों को जाना चाहिए। ऐसे फंड्स में देखो उन लोगों को जाना चाहिए जिनका एज 45 प्लस है, जिनका एज 45 साल के ऊपर है, क्योंकि उनको क्या होता है ना कि यार फिक्स डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न कहीं मिल जाए, पर उनका एक कंडीशन भी होता है कि रिस्क मुझे इतना नहीं लेना जितना स्टॉक मार्केट में जनरली चलता है। शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना, कुछ ऐसा दे दो कि परमानेंट हमको रिटर्न भी अच्छा मिले, और जब रिटर्न अच्छा मिले पर रिस्क उस पर बिल्कुल ना हो, तो वो लोग ले सकते हैं। क्योंकि यार 9.5% के हिसाब से इसने सीएजीआर के हिसाब से इन्वेस्टर्स को 10 साल में रिटर्न डिलीवर करके दिया है। तो 9.5% का मतलब हो गया कि अगर मैं इसको कंपाउंड करता चलूँ तो 9 18, 18 के बाद 36, 36 के बाद 72, और 72 के बाद सीधा सीधा 144। ठीक, तो ऑलमोस्ट आपका 5-6 साल में पैसा डबल होता रहता है। साथ ही साथ रिस्क आपका बहुत कम मिनिमाइज कर दिया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि यार फिक्स डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न मिल जाए पर रिस्क हमारा जीरो हो जाए। तो ऐसे लोग 35 साल से ऊपर रहते होंगे, 45 साल से ऊपर रहते होंगे, तो उन लोगों के लिए ऐसे फंड्स काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहाँ पर आपका रिस्क को मिनिमाइज कर दिया जाए। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ सिक्योरिटीज़ हैं जहाँ पर देखो 33% तो आपका पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि GOI के अंदर आपका पैसा 33% पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ श्रीराम फाइनेंस हो गया, यहाँ पर रिस्क है। नाबार्ड हो गया, यहाँ पर आपका रिस्क है नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी काफ़ी कम रिस्क है, क्योंकि यार बैंक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहने ही वाली है ना। महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस, ये भी ठीक है। टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बढ़िया है। भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड, LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर रिस्क हो सकता है। JM फाइनेंशियल, DME डेवलपमेंट, IRB इनविट फंड, इनविट में बहुत कम रिस्क होता है। इंडसइंड बैंक, यहाँ पर रिस्क है। आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से हो गया, तो यहाँ पर भी आपका काफ़ी कम रिस्क होता है। वाराणसी संगम एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर भी कम रिस्क है। वेदांता लिमिटेड, यहाँ पर रिस्क है, पर क्या होता है वेदांता डिविडेंड के लिए जानी जाती है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। DLF साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड, यहाँ पर भी रिस्क है। SK फिनकॉप, देखो मैक्सिमम इन्होंने शेयर्स वही डाले हैं जहाँ पर रिस्क बहुत कम है। रिटर्न आपको अच्छा दे देते हैं, ये फिक्स डिपॉजिट से ऊपर है, उसका आपको रिस्क भी कम मिलता है। तो जिनका एज 45 साल से ऊपर है वो एक बार इस फंड को भी देख सकते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, भारती टेलीकॉम, ऑक्सीजो फाइनेंशियल, सनव्यू सनड्यू प्रॉपर्टीज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस जियो, और आर्का फिनकॉप, पावर फाइनेंस, पंजाब नेशनल बैंक, टाटा पावर, द रामको सीमेंट, HDFC बैंक। टाटा पावर तो यार क्या खतरनाक है भाई, 200 के नीचे होता रहेगा ये तो।
HDFC बैंक, टोरेंट पावर, TMF, कुछ शेयर इन्होंने काफ़ी रिस्क ले लिया है, जैसे HDFC बैंक हो गए, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी रिस्क ले लिया है। पर क्या होता है कि यही जो रिस्की शेयर है ना, यही आपके रिटर्न को 9% तक लाते हैं, क्योंकि जनरली जीरो जो रिस्क वाले होते हैं ना, वो होते हैं लिक्विड फंड्स, वहाँ पर आपको केवल 6% के आसपास मिलता है। तो 6% लिक्विड फंड में डालने से अच्छा है आप फिक्स डिपॉजिट में रखोगे, ठीक। और यही क्या होता है कि जब आप डेट फंड पे चले आते हो तो थोड़े से ये लोग स्टॉक्स में भी पैसा डाल देते हैं, पर मैक्सिमम कोशिश करते हैं या तो कंपनी से ज़्यादा डिविडेंड आता हो या कुछ वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हो जहाँ पर रिस्क कम हो। तो इस तरीके से आपका पैसा अल्टीमेट बना के 9% के आसपास इन्वेस्टर्स की झोली में डाल दिया जाता है। तो अगर आप रिस्क बहुत कम देख रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसे फंड्स को कंसीडर कर सकते हो, फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपका रहेगा। मेरे मित्रों 2000 शेयर का मेरा टारगेट, 2000 देखो शेयर ही आ रहा है, 2000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट चल रहा है मेरे मित्रों। आप चैनल को सब्सक्राइब करके काफ़ी मोटिवेशन दे सकते हो, और मैं चाहता हूँ कि ये चैनल 2000 सब्सक्राइबर के ऊपर जाए, और काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है जब मैं देखता हूँ कि हाँ सब्सक्राइबर आ रहा है, और ये आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। टोरेंट पावर, TMF होल्डिंग्स, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, UPPCL, कर्नाटका स्टेट, इसके साथ साथ महाराष्ट्र स्टेट, नेशनल NTPC, REC लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट। ये देखो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को इन्होंने टारगेट किया है। और ये क्या होता है ना, जब स्टेट गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज़ में पैसा गया या भारत सरकार के पास पैसा गया तो वो मानते हैं कि वो रिस्क फ्री रहता है, ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, ठीक। इसके साथ साथ इन्होंने देखो कुछ अदर से सिक्योरिटीज़ भी आ जाती हैं। अब वही देख लो आप कि लिक्विड फंड में पैसा डालने से अच्छा है कि ऐसे यहाँ पैसा डाल दिया जाए, क्योंकि रिस्क आप दोनों जगह सेम ले रहे हो, लिक्विड फंड्स में भी सेम रिस्क ले रहे हो, आप यहाँ भी सेम रिस्क ले रहे हो। यहाँ आपको 9% मिल जाता है, वहाँ 6% के आसपास मिल रहा है। तो रिस्क क्यों लेना है, जब नॉलेज बताने के लिए CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल आपके लिए लाता रहता है बढ़िया से बढ़िया नॉलेज। और बिल्कुल देखो यार, इन डेप्थ एनालिसिस में आपको दे रहा हूँ, इससे बाहर कोई आपको एक म्यूचुअल फंड्स के अंदर इतना डिटेल में बता दे तो आप मुझे भी बताना, मैं भी कुछ सीखने की कोशिश करूंगा। देखिए हर चीज़ के बारे में मैंने आपसे बता दिया, ईच एंड एवरीथिंग, हर म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ, उसके अंदर का हर शेयर बता रहा हूँ, फंड मैनेजर के बारे में बता रहा हूँ, आपको एक्सपेंस रेशियो के बारे में बता रहा हूँ, कितना कैपिटल लगा हुआ है। इसके बाद आपको आपके हवाले वतन साथियों छोड़कर भी चला जाता हूँ कि अब आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है। डिवेंचर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज, रिवर्स रेपो, NCD, एडिशनल टीयर 2 BO, एडिशनल टीयर 1 BO, इनवेट, CGL, बॉन्ड NCD, GOI FRB बॉन्ड्स, नेट रिसीवेबल्स, और इसके साथ साथ SDL में भी कुछ पैसा आपका पड़ा रहेगा। ऑल्टरनेट की बात करूंगा तो 3 साल में देखो निप्पॉन इंडिया, इन्होंने भी 8.5% के आसपास दिया है। ICICI प्रूडेंशियल मीडियम टर्म बॉन्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, हालांकि मैं इनके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस लेकर के आने वाला हूँ। एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉन्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ 7.29% के CAGR के हिसाब से 3 साल में रिटर्न दिया है। अब 1764 करोड़ इसके अंदर टोटल लगा हुआ है। जो मैं आज बात कर रहा हूँ आदित्य बिरला साहब, आदित्य बिरला एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा था, एक अच्छा फंड हाउस है। आदित्य बिरला के अगर टेक्नोलॉजी फंड की बात करूंगा तो इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया है। AMC बढ़िया है, 2,60,787 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 166 स्कीम को मैनेज कर रहे हैं। 166 स्कीम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर मैं इस फंड के बारे में बात करूं तो ये एक अच्छा फंड है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपका रहने वाला है। मेरे मित्रों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।